1555 में लुधियाना, लुधियाना मतलब जैसे देखेंगे लुधियाना कहाँ पड़ता है, अमृतसर में। लुधियाना कहाँ पड़ता है, अमृतसर में। जब इधर से इसको शेरशाह सूरी भगा दिया था मार मार करके, तो जब ये धीरे धीरे फिर से अपना साम्राज्य उधर से इकट्ठा करते करते छोटा छोटा बनाते बनाते इकट्ठा करके उसके बाद से फिर से आक्रमण करता है। तो 1555 ईस्वी में लुधियाना में आक्रमण करता है, जो अमृतसर में है ना। लुधियाना का कपड़ा फेमस है, देखेंगे लुधियाना से कोई भी कपड़ा मंगवाता है तो वहाँ सस्ते में मिलता है ना, क्योंकि वहाँ उसका फैक्ट्री वगैरह बहुत ज्यादा है इस समय प्रेजेंट टाइम में। तो लुधियाना अमृतसर में पड़ता है। अमृतसर कहाँ का स्थान है, पंजाब का स्थान है। कहाँ का स्थान है, पंजाब का। तो ये मच्छीवाड़ा के युद्ध में हैबत खान, किसको, हैबत खान और हैबत खान, तातार खान, अफगान सरदार को ये पराजित करके, हैबत खान तथा तातार खान को पराजित करके फिर से पंजाब में अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। अब जैसे देखेंगे तो जैसे हिंदुस्तान में देखेंगे पंजाब में आकर के अपना आधिपत्य जमा लिया, तो उसको अब आगे बढ़ने के लिए एक और जगह मिल गया, अब वो और आगे बढ़ सकता है। अब देखेंगे तो जैसे अब ऐसा नहीं है कि पंजाब अभी छोटा है। जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय देखेंगे उसके पहले है ना, जब इसका अलगाव नहीं हुआ था, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारा नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान का जो आधा पंजाब है वो भी पंजाब किसमें था, हिंदुस्तान में। तो पंजाब उस समय बड़ा था, है ना। पंजाब क्या था, पंजाब बड़ा था। उसके बाद से जब देश का बंटवारा हो गया उसके बाद से पंजाब छोटा हो गया, है ना। तो अभी देखेंगे पहले का अपेक्षा तो ज्यादा माध्यम में देखेंगे पंजाब का छोटा हिस्सा हिंदुस्तान के पास है, लेकिन पंजाब का बड़ा हिस्सा किसके पास है, पाकिस्तान के पास है ना। तो पंजाब से देखेंगे पंजाब में वो क्या किया, अपना आधिपत्य जमा लिया। आधिपत्य जमाने के बाद से अब इसका बेटा वो छोड़ करके गया था, जो पंजाब देखेंगे तो पंजाब में बीरसाल के यहाँ छोड़ करके गया था। तो बीरसाल के यहाँ से अपने बेटे को क्या करता है, ले आता है। उसके बाद से फिर अपने साथ में लेकर के युद्ध लड़ने जाता है। साथ में देखेंगे जैसे ही अब उधर से लौटता है तो उसकी उम्र 12 से 13 साल हुई रहती है। कितना, 12 से 13 साल। किसका, अकबर का। अकबर 12 से 13 वर्ष का हो चुका था। तो जैसे पंजाब में एक रहने का जगह बन जाता है, तो अगला युद्ध कहाँ कर देता है, 1556 में। 1556 ईस्वी में युद्ध कर देता है, कहाँ, दिल्ली पर। कहाँ पर कर देता है, दिल्ली पर। किसके साथ में, बैरम खान के साथ। तो सिकंदर शाह सूर, जैसे शेर शाह सूरी का अगला वंश था और उसी के वंशज थे सिकंदर शाह। कौन था, सिकंदर शाह सूर। किसमें, 1555 ईस्वी में ही, है ना। तो सिकंदर शाह सूर किसका वंशज था, शेरशाह सूरी का वंशज था, है ना। शेरशाह सूरी का जो वंश चल रहा था, क्योंकि उसके पहले किसका आधिपत्य था, शेरशाह सूरी का। हुमायूं को भगा दिया था शेरशाह सूरी। तो उसके बाद से उसका बेटा अगला और उसकी पीढ़ी राज कर रही थी, तो सिकंदर शाह सूर। तो ये सिकंदर शाह सूर ये उस वंश का लास्ट शासक होता है। किस वंश का, शेरशाह सूरी के वंश का अंतिम शासक कौन होता है, सिकंदर शाह सूर। क्योंकि जैसे हुमायूं का आधिपत्य आता है तो उसके बाद से फिर दिल्ली छोड़ने के कोई नहीं छोड़ता है, मुगल वंश का पूरा चलने लग जाता है। तो वहीं से उसका किसका अंत हो जाता है, सिकंदर शाह सूर का वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो सिकंदर शाह सूर का अंतिम शासक अगर देखेंगे, शेरशाह सूरी का अंतिम साम्राज्य का शासक देखेंगे तो कौन है, सिकंदर शाह सूर। 1555 ईस्वी में अब ये युद्ध किसके साथ में करता है, बैरम खान के साथ में। किसके साथ में, बैरम खान। बैरम खान देखेंगे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही वीर और बहुत ही लड़ाकू, बहुत होशियार समझदार सेनापति था। किसका, हुमायूं का। सबसे उस जितना भी सेना थे उस सेनापति में देखेंगे और जितने भी इसके पास लोग थे, जिसमें सबसे ज्यादा होशियार, चालाक और सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था, बैरम खान। बैरम खान सेनापति था, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी सब कुछ कैसा था, राजा वाली गुण था। उसके अंदर जो शक्ति था, जो पावर था, जो दिमाग था उसके पास, वो सब किसके जैसा था,
सब किसके जैसा था, राजा के जैसा था। तो इसीलिए हुमायूं को ये विश्वास होता था, रहता था कि अगर हम नहीं रहेंगे तो बैरम खान हमारे बेटे का संरक्षण कर सकता है, क्योंकि 13 वर्ष में अकबर युद्ध करने लायक थोड़ी न हो गया था। तो उसके बाद से जैसे ही जब यहाँ हरा देता है तो फिर से किसकी इसको हराने के बाद से, किसको, सिकंदर शाह सूर को हराने के बाद से दिल्ली की गद्दी पर फिर से कौन बैठ जाता है, हुमायूं, है ना। दिल्ली पर कौन बैठ जाता है, हुमायूं। अब देखेंगे हुमायूं जब दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है तो इसको पंजाब में ले जाकर के अपने बेटे अकबर को पंजाब का सूबेदार बना देता है। किस जगह का, पंजाब का सूबेदार, पंजाब का सूबेदार बना देता, किसको, अकबर को। अब अकबर को एक जगह दे देता है। यह जानता था, देखेंगे 13 साल अगर चाहे तो कोई भी राजा अपने बेटे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देगा। सूबेदार बना दो एक राज्य का ले जा करके, और वहां जा करके वो दर दर भटके परेशान हो जिम्मेदारी से। देखेंगे हुमायूं जानता था अगर इसको हम महल में पलने देंगे, बढ़ने देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गंवार हो जाएगा, है ना, युद्ध नहीं लड़ पाएगा, होशियार नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसको छोटे पर से ही हुमायूं क्या कर दिया, जिम्मेदारी दे दिया, किसको, अकबर को। क्योंकि वो जानता था कि जब महल में रहेगा उसको कोई कमी पड़ेगा नहीं, तो इसीलिए उसको क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया। और सूबेदार बना करके उसको वहां पूरा उस जगह का पूरा निराकरण देख रेख करने की जिम्मेदारी किसको दे दिया, अकबर को। लेकिन अकबर तो था 13 वर्ष का मात्र, और जब ये अपना निर्वहन तो पंजाब में रह करके कर ही रहा था अकबर। उसके बाद से हुमायूं का मृत्यु हो जाती है 1556 ईस्वी में। कब हो जाती है, 1556 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है, हुमायूं की। 1556 में ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं जानता था कि हमारे मरने के बाद से कौन संभाल सकता है, बैरम खान। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि बैरम खान पर विश्वास होना चाहिए। पता चले उसके बेटे को हटा के वही राजा बन जाए, अगर उसके अंदर इतनी क्वालिटी है, इतनी काबिलियत है। लेकिन बैरम खान पर उसको विश्वास था, किसको, हुमायूं को, कि ये गद्दारी नहीं करेगा। उसके बाद से उसको उस जगह का क्या करता है, सेनापति नियुक्त किए रहता है। उसके बाद से वो बता करके अपने बेटे को संरक्षण में रखता है, बोलता है, ये कह करके जाता है कि हमारे बेटे को क्या करना, हमारे बेटे को अपने पास रखना, राजा बना के रखना। लेकिन राजा का पूरा काम जितना होगा, जिम्मेदारी जो होगी वो कौन करेगा, बैरम खान करेगा। बैरम खान को बता करके गया था, और सारी जिम्मेदारी कौन निभाता था, बैरम खान। और जैसे ही ये मरा तो उस गद्दी पर, राजा की गद्दी पर कौन बैठा, अकबर। लेकिन युद्ध लड़ना होता था तो कौन लड़ता था, बैरम खान लड़ता था। लड़ाई लड़ना होता था, कुछ भी करना होता तो बैरम खान लड़ता था। लेकिन गद्दी पर कौन बैठा रहता था, अकबर बैठा रहता था। अब अकबर के पीछे देखेंगे उसके बाद से तो हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई। जब हुमायूं देखेंगे अजान शुरू हो रहा था, सुबह में देखेंगे अजान शुरू होता है, शाम में भी होता है कई टाइम। उसके बाद से वो क्या हुआ कि अजान सीढ़ी पर से उतर रहा था और अजान शुरू हो गया। तो अजान शुरू होते ही वो जहां भी रहता था वहीं होता था, नीचे दरी वगैरह लगा करके वो अजान करना शुरू कर देता था, नमाज अदा करना। तो वो क्या किया, अपना देखेंगे पोशाक एक राजा होता, पोशाक तो पहना ही होता है, बस वो जल्दी जल्दी सीढ़ी पर ही सही करने की कोशिश किया। अब उसके ही पोशाक उसके पैर में फंस गए। अब पैर में फंसने की वजह से वो लड़खड़ा करके गिर पड़ा, और गिर पड़ा तो सीढ़ी से ऊपर से नीचे तक आया, मुंह फूट गया, मर गया सीढ़ी से गिर करके। देखो युद्ध में नहीं मरा, कहाँ नहीं मरा, बड़े से बड़ा युद्ध लड़ा नहीं मरा, लेकिन कब मरा, सीढ़ी से गिर करके मरा। तो देखेंगे तो हुमायूं का मतलब होता है खुश नसीब व्यक्ति। क्या होता है, खुश नसीब व्यक्ति, जो बहुत खुश नसीब हो। लेकिन हुमायूं के साथ क्या हुआ, बदनसीब हुआ कि लड़खड़ा करके लड़खड़ाते लड़खड़ाते पैदा हुआ, लड़खड़ाते लड़खड़ाते राज किया, लड़खड़ाते लड़खड़ाते फिर अपना राजपाट फिर से वापस पाया, फिर लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर गया। पूरी जिंदगी इसकी डामाडोल रहा, फिर भी हिम्मत नहीं हारता। अब इसकी मृत्यु 1556 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद से सेनापति बैरम खान नियुक्त रहता है,
लेकिन राजा अकबर होता है, सारी लड़ाइयां कौन लड़ता है? बैरम खान लड़ता है। देख रेख पूरा संरक्षण किसका करता है? बैरम खान करता है। अकबर का भी पूरा देख रेख करता है ताकि कहीं मारा ना जाए, है ना, कोई मार ना दे। अकबर का पूरा देख रेख पूरा बचाव कौन करता था? बैरम खान, क्योंकि हुमायूं को वचन दिया था और हुमायूं उसको जिम्मेदारी दे करके गया था बैरम खान को। यहाँ तक नोट करो। चलो 1556 ईस्वी, कहाँ ईस्वी? 1556। जैसे ही 1556 में ये मरा, अब कौन बालक बन गया? राजा। बालक क्या हो गया? राजा। अब देखेंगे हेमू को पता लग गया कि दिल्ली की सल्तनत पर कौन बैठा है? बालक बैठा है, अकबर का। अकबर तब थोड़ी अकबर था, अभी तुम्हारा आगे जैसे तू सब पढ़ रहे हो अभी तुम्हारा कोई बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चेहरा, बहुत पहचान है नहीं है, लेकिन इसी में से ऐसे कोई बच्चे होंगे जो बहुत अपना नाम रोशन करेंगे, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। अभी की अपेक्षा तब की अपेक्षा अंतर है ना। पता चले तुम बहुत बड़े हो जाओ, फिर तुम्हारा दूसरा नाम हो, दूसरा नाम रखो, है ना। तो अकबर भी देखेंगे, पहले अकबर था, अकबर एक छोटा बच्चा, उस समय थोड़ी ना इतना बड़ा नाम। उसके बाद धीरे धीरे जब राजपाट किया तब ना उसका नाम फेमस हो गया, लोग जानने लग गए। और आज आप भी इतिहास में अच्छे से पढ़ते हैं। तो उस समय ये कौन था? बालक था। अब जब ये देखेंगे छोटा था, हेमू को पता लगा, हेमू आक्रमण कर दिया। किस पर? दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। और जैसे ही दिल्ली पर आक्रमण किया 1556 ईस्वी में ही, जैसे ही देखा कि माहौल गर्म है, इसी पे लोहा गर्म कर लो, बस आक्रमण कर दिया। और किसको हरा दिया? बैरम खान को हरा दिया। अकबर के साथ साथ बैरम खान को हरा दिया। अब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया? हेमू। 1556 ईस्वी में ही कौन बैठ गया? हेमू बैठ गया। देखो राजपाट देखने में अच्छा लगता है, राजपाट क्या होता है? देखने में अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे की जो लड़ाई होती है, जो संघर्ष होती है, वो काफी बहुत ही मुश्किलों भरा होता है। तो जैसे देखेंगे बैठ गया हेमू। जैसे देखेंगे आज भी देखेंगे मुख्यमंत्री का पद हुआ, प्रधानमंत्री का हुआ। एक एक दिन रतियम सपना आता होगा सबको, कि रतियम सपना आता होगा कि हमारा कुर्सी छीन लिया कोई और। इतने डरे रहते हैं। जितना चैन से आम आदमी सो लेता है ना, उतना चैन से कभी भी एक बड़े पद वाला नहीं सो पाता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो एक एक दिन संघर्ष करते हैं, और यहाँ एक दिन तो नींद में बीत जाए पता नहीं चलेगा। तो राजा का पद, उसी तरीके से प्रधानमंत्री का भी पद है। प्रेजेंट टाइम में लोकतंत्र में प्रधानमंत्री, पहले क्या होता था? राजा होता था। आज भी कोई भी राजा बन सकता है, तब भी कोई राजा ही बन सकता, कोई राजा बन सकता जब जिसके अंदर शक्ति होती थी, जिसके अंदर लोग साथ में युद्ध लड़ने की क्षमता रखते थे, वो राजा बन सकता था लड़ाई करके। और आज भी देखेंगे, आज भी वही है, लोग चाहेंगे तो आप राजा बन सकते हैं। तो उस तरीके का काम होना चाहिए। पहले लोग शक्ति के बल पे राजा बनते थे, अब लोग प्यार से, दुलार से, हाथ पैर जोड़ के राजा बनते हैं, है ना। पहले और अब की परिभाषा में अंतर है, पद में बस नाम में अंतर है, लेकिन सब कुछ क्या है? वही है। पहले राजा होते थे, अब प्रधानमंत्री है। जो सुख सुविधा मिलता था राजा को, वो सुख सुविधा आज मिलता है प्रधानमंत्री को। उससे कम थोड़ी ना है, उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। व्यवस्था उससे ज्यादा है, उससे कम नहीं है। लेकिन जो भावनात्मक और विचारात्मक लड़ाई होती है, वो डेली नेताओं की जारी रहती है। ऐसे पहले होता था, पहले एक एक दिन राजाओं का संघर्ष भरा बीतता था। आज भी जो भी पद पर बैठे होते हैं उनका भी संघर्ष भरा। कब पता चले, कब उसके विधायक सांसद बिक जाए, दूसरे मुख्यमंत्री बना दे, उसको क्या पता चले अगले आने वाले 5 साल चुनाव के बाद से जनता उसको पसंद ना करे, उसको वोटे ना दे, है ना, उसका क्रेडिट खत्म हो जाए, पिटा जाए उसका पूरा क्रेडिट ही। तो उसको बहुत संभाल के रहना पड़ता है, लड़खड़ा के बचे रहते हैं सब, हुमायूं जैसा। तो पद देखो, गद्दी दिखता है आसान, मतलब पद गद्दी दिखता है कि बहुत बड़ा गद्दी है, तो पद देखने में अच्छा लगता था, लेकिन आसान नहीं होता था। तो उसके बाद देखेंगे जब हेमू बन गया, कहाँ इसका राजा बन गया दिल्ली का, तो उसके बाद से ये भी सोचा कब हम बड़का राजा बन गए, तो अब उपाधि धारण किया किसका? विक्रमादित्य का। अब हम विक्रमादित्य हैं, है ना। तो उपाधि किसका धारण किया? विक्रमादित्य का। अब जब बैरम खान को और अकबर को हरा दिया,
तो विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया। जैसे देखेंगे बाबर किसका उपाधि धारण किया, गाजी का, कलंदर का। उसी तरीके से ये भी जैसे ही जीता उसके बाद किसका उपाधि धारण किया, विक्रमादित्य का। चलो ये तो ठीक है। उसके बाद से अब इसके पास एक बैरम खान के पास एक आता है मुगल वंशज, क्योंकि ये संरक्षक बन चुका था। क्योंकि मुगल वंश में सेनापति रहता है तरविवेक। कौन सेनापति रहता है, तरविवेक, सेनापति तरविवेक। किसका, मुगल वंश का। किसका, अकबर के सेना का सेनापति कौन होता है, तरविवेक। क्योंकि जैसे ही अकबर राजा बनता है तो बैरम खान क्या हो जाता है, संरक्षक। यानी कि आप राजा का रक्षा करेंगे, उसका देख रेख करेंगे, आप सेनापति नहीं है। सेनापति हो गया था तरविवेक जाता है बैरम खान से बताने कि महाराज अब आप क्या करिए, ये दिल्ली छोड़ करके चलिए, भाग चलिए। अब इसी बात पर बैरम खान निकालता तलवार, गला उड़ा देता है उसका गला। उसके बाद से तब समझ में आ जाता है कि अभी भी बैरम खान पीछे नहीं हटा है। पूरा एक मैसेज मिल जाता है और फिर से आक्रमण करता है। कौन हेमू पर, बैरम खान। उसी 1556 ईस्वी में ही फिर से वापस पुनः आक्रमण करता है। पुनः आक्रमण जब करता है तो उस समय रणनीति से, अभी इसके पहले बताया था, उसके पास बुद्धि पर्याप्त थी। शक्ति के साथ साथ क्या थी, बुद्धि भी थी। अगर आपके पास शक्ति के साथ साथ बुद्धि है तो बहुत अच्छा है। अब आपके सामने बड़ा से बड़ा अगर कोई भी है सामने राजा तो आप हरा सकते हैं, लेकिन आपके पास बुद्धि होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बुद्धि। अब हेमू और बैरम खान, अकबर के साथ साथ बैरम खान पानीपत के द्वितीय विश्व युद्ध में, किसमें, पानीपत के द्वितीय विश्व युद्ध में लिखेंगे, पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध कौन किया था, बाबर। द्वितीय विश्व युद्ध बैरम खान और किसके साथ होता है, हेमू के साथ होता है। बैरम खान और हेमू के साथ होता है। अब ये अपना अपना सेट कर लेते हैं सब, सेना अपना, इधर हेमू का और इधर बैरम खान का। दोनों की सेनाएं तैयार हैं लड़ने के लिए। और हेमू से जब लड़ाई हो रहा था तो बैरम खान एक चीज सेट किया कि हम कभी भी, पहले उसके पास 400 से 500 तीरंदाज थे। कौन, तीरंदाज, जो तीर जब चलाते थे छिपके तो मुंह भर जाता था, मुंह पे लगता था, चेहरे पे लगता था, कहीं भी लगता, सीधे लौट जाते थे, मर जाते थे। तो उसके पास 400 से 500 तीरंदाज थे। हेमू को ये पहले जब युद्ध किया था तो पता था, लेकिन जब दूसरी बार ये क्या किया बैरम खान, अपने 400 से 500 तीरंदाजों को छिपा दिया। कहाँ छिपा दिया, उन्हें बागीचे में अगल बगल छिपा दिया। और सभी लोग तलवार फरसा से लड़ रहे हैं। और हेमू को लगातार बताते गया कि एकदम सख्त मना किया था, कोई भी तीरंदाज वाला कोई भी सैनिक तीर नहीं चलाएगा। हेमू को नहीं लगना चाहिए कि इसके पास तीरंदाज हैं, उसको लगना चाहिए कि अब इसके पास तीरंदाज नहीं है। 400 से 500 तीरंदाज को छुपा कर रखा था और इसके अन्य सैनिक, पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, हाथी घोड़ा वाले सैनिक लड़ाई कर रहे हैं, है ना। और बाकी का छुप करके बैठे हैं। 3 घंटा 4 घंटा लगातार युद्ध चलता रहा। हेमू को लगा कि अब तो इसके पास तीरंदाज नहीं है, अभी तक आक्रमण नहीं किए, हारने की स्थिति पर आ गया बैरम खान। फिर भी आदेश दिया था कि कोई भी तीर नहीं चलाएगा। अब इसकी वजह से अब जब इसके पैदल सैनिक, हाथी घोड़ा घुड़सवार वाले सैनिक लड़ रहे हैं, अब बैरम खान सोचा कि सबसे पहले हेमू को नीचे उतार दो। क्या कर दो, हेमू को नीचे उतार दो। इसके आगे आपको बताएंगे कि जब राजा हाथी से उतर जाता था तो सेना, सबका सैनिकों का मनोबल गिर जाता था कि अब हमारा राजा लगता है खत्म हो गया। क्योंकि आप जब हाथी पर बैठे रहेंगे, राजा जब हाथी बैठा रहेगा तो उसको सेना देख देख के लड़ती है कि अभी भी हमारा राजा क्या है, जिंदा है। और जब राजा ही मर जाएगा तो कौन लड़ेगा, है ना, किसके लिए लड़ेंगे। वो तो फिर चाहे तो उनको सैनिक बना ले, फिर पता चले उधर के अकबर के सैनिक हो गए,
पैसा देना ये शुरू कर दिया, खिलाना पिलाना ये शुरू कर दिया। किसके सैनिक हो गए? अकबर के। या फिर वो अपने घर बोरी बिस्तर बांध के चले जाएंगे। तो उसमें बैराम खान ये होशियारी किया कि उसको कोशिश किया उतार ले। अब मूर्खता हेमू की यही थी। हेमू क्या किया, बैराम खान उसके पास पहुंचा और बैराम खान से लड़ने के लिए हेमू हाथी से क्या हुआ, उतर गया। अब जब हेमू उतर गया, अब बैराम खान और हेमू लड़ाई लड़ने लग गए। अब हाथ वाला जो तलवार वाला पास से लड़ाई थी वो हेमू और बैराम खान लड़ने लग गए। अब हाथी खाली है। अब सैनिकों का मनोबल गिरने लगा कि हमारा राजा गायब है, या तो भाग गया या तो मारा गया, दो में ही हो सकता है। क्योंकि एक वो होता है, नियम होता है लड़ाई का कि राजा हाथी से नहीं उतरेगा, राजा हाथी से नहीं उतरेगा, हाथी पर से ही लड़ाई करेगा। क्योंकि अगर वो नीचे उतर गया तो समझ जाओ कि फिर सैनिक समझ जाएगी कि राजा हमारा मारा गया। अब मनोबल गिरने लग गया सैनिकों का। किसका? सैनिकों का मनोबल गिरने लग गया। अब इसके वजह से अब इसके सैनिक हारने लग गए। अब जब बैराम खान और हेमू लड़ाई लड़ रहे थे तो हेमू को मार कुछ देर तक लड़ा, कुछ देर तक रोका। उसके बाद से बैराम खान भागने लगा। किधर? जिधर तीरंदाज को रखा हुआ था। अब तीरंदाज उधर 4 घंटे। अब हेमू ये तो एकदम बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि इसके पास तीरंदाज अब नहीं है। अब उधर ही भागने लगा। अब बैराम खान किधर हो गया? जिधर तीरंदाज थे। और सामने कौन पड़ा? हेमू। अब 400 तीरंदाज धाड़ चलाना शुरू कर दिए तीर। अब सब पूरा सैनिकों के साथ साथ हेमू के साथ साथ सभी लोग तीरंदाज के चक्कर में मारे गए। हेमू क्या हो गया? पराजित हो गया। और जब हेमू पराजित हो गया, फिर से किसका आधिपत्य हो गया दिल्ली पर? अकबर और बैराम खान का। अकबर का हुआ क्योंकि बैराम खान संरक्षक था। फिर से आधिपत्य किसका हो गया? अकबर का। तो अब फिर से दिल्ली का राजा कौन बन गया? अकबर। अब अकबर का यहाँ से शासन चलता है। ठीक है, बस ये यहीं तक। आगे फिर पढ़ेंगे अकबर का पूरा कहानी, इसकी मम्मी नाम, फिर से सारा चीज A to Z पढ़ते चलेंगे। ये कैसे कैसे राज किया, इसके नवरत्नों के नाम सुने होंगे, अकबर के नवरत्न, तो उनका भी कहानी पढ़ेंगे एक एक करके। वो कैसे इतना नवरत्न, मतलब कैसे ये इतना कीमती हो गए, ये सारा पूरा इतिहास कब मिलेगा? अकबर में। तो बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।